तो चलो कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट, एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट टाइम इसी कोटेशन पर क्लास खत्म करी थी, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस ओनली। यस, हम लोगों को कॉनोटेशंस पढ़ना है और कॉनोटेशंस इनफैक्ट पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। टुडे वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट एंड दैट इज, हम लोगों के यहाँ पे दो चीजें बच रही है। एक बच रहा है आपका, लेट्स सी व्हाट आर द मिसिंग थिंग्स। यस, तो आई गेस कॉनोटेशंस तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। मोर ऑफन लाइक डिराइव्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ये बात तो याद होगी। derived meaning of the words plus I can say the tone of the words. Tone of the words never changes। तो अगर आप टोन भी याद रख लेंगे कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, तो बस आपका काम हो गया है कॉनोटेशन का। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने कॉनोटेशंस थोड़े बहुत देखे थे उस दिन, और आज हम लोग उसका नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं, दैट इज कलोकेशंस। नाउ ऑल ऑफ यू बी रेडी फॉर द न्यू टॉपिक ऑफ द डे। एक नोटबुक और एक पेन लेकर हमेशा रेडी रहना, बिकॉज क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर ऑफन आपकी बुक से ही सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है और बुक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, राइट। वैसे कॉलोकेशंस पे आज तक कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना है, बट स्टिल क्योंकि आपकी बुक में आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी समवॉट नाइसली, तो आपको जितना भी इंग्लिश चैप्टर्स आगे पढ़ने को मिलेगा उसमें आपको इसकी नीड समझ में आएगी कि वोकैबुलरी होती तो काश मैं अपनी राइटिंग को और सुधार पाता, अपनी रीडिंग को और समझ पाता, समथिंग लाइक दैट। इसलिए हम वोकैबुलरी को बहुत फर्स्ट चैप्टर पे और बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस चैप्टर विल हेल्प यू इन ऑल दी अदर चैप्टर्स, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, कोलोकेशंस कितनी बार आप लोगों ने पहले कभी सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड एनी टाइम बिफोर? कोलोकेशन सुना है पहले कभी? यस, क्या होते हैं जरा सोच के बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखो, कम ऑन, write your answer in the chat box. What is collocation? What are collocations? Come on, any answers from you is welcome, open heartedly. Even you can speak it up, आप बोल भी सकते हैं। Come on, students, any idea about collocations? Yes, if it is grouping of words very simply, then remember this, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि on camera behave sincerely, इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से सुना, इसमें फ्रेजेस बहुत आ रहे हैं। दिस इज फ्रेज नंबर 1, दिस इज फ्रेज नंबर 1। आई बिहेव कैन बी फ्रेज नंबर 2, है ना। बिहेव सिंसियरली कैन बी फ्रेज नंबर 3। तो फ्रेज इज आल्सो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यस और नो? फ्रेज इज आल्सो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। तो इफ यू से ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स कलोकेशंस, तो फिर फ्रेज नाम की जो चीज है वो बुरा मान जाएगी। तो रिमेंबर दिस, कलोकेशंस आर फिक्स्ड फ्रेजेस, ऐसे याद रख ले। Collocations are fixed phrases. What I can name them one more, like they are group of words mostly used together. Group of words, लिखो अपनी नोटबुक में इसको, mostly used together। अगर आपको इसको याद रह जाता है तो आपका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉलोकेशन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ज्यादा फिक्स्ड तरीके से साथ में आते हैं कि इनके अंदर आपको वैरायटी ज्यादा समझ में नहीं आती, इसमें बस सिंप्लिसिटी और फिक्स्ड नेचर समझ में आएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस भी हो सकते हैं और कॉलोकेशंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उसको ज्यादातर साथ में देखा है कि नहीं। तो देखो, ऑन कैमरा सिर्फ एक फ्रेज हो सकता है, आई बिहेव सिंसियरली एक फ्रेज हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आई के साथ बिहेव लगाकर ही आपको मीनिंगफुल बनाओगे, या कैमरा के साथ जब ऑन कैमरा लिखोगे तो ही कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। लेकिन ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जो नॉर्मली साथ में ही दिखते हैं। उसका एग्जांपल लेता हूं मैं। तो कॉलोकेशंस अगर फ्रेजेस नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? तो चलो ध्यान से सुनना, दे आर फिक्स्ड फ्रेजेस। फिक्स्ड फ्रेजेस का मतलब, ध्यान से सुने, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ, कोई आपको पूछता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, व्हाट हैपेंड, है ना। तो व्हाट्स द मैटर जब भी आपसे कोई पूछेगा, तो इस सेंटेंस में मैटर की जगह क्या हम सब्सटेंस लिख सकते हैं? क्योंकि मैटर और सब्सटेंस होता तो एक ही है ना। तो टेल मी वन थिंग,
व्हाट्स द मैटर ज्यादा फेमस है या व्हाट्स द सब्सटेंस? विच वन इज मोर फेमस? व्हाट्स द मैटर। अब देखो एक्चुअली इस सेंटेंस का मीनिंग अगर आप लिटरली देखेंगे, मीनिंग तो निकल रहा है जो इसका निकल रहा है, क्योंकि मैटर का मतलब बात क्या है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ कौन सा है, बेसिकली मुद्दा क्या है वो भी। लेकिन सब्सटेंस और मैटर सिनोनिम्स होने की वजह से आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में जो बेस्ट सूटेबल है वो कौन है? मैटर ही सूटेबल है। तो व्हाट्स द मैटर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि अगर ऑप्शन में सब्सटेंस होगा तो आप उसको गलत कर दोगे और सही किसको कर दोगे? व्हाट्स द मैटर को। दिस इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड फ्रेजेस। इसको कहते हैं फिक्स्ड फ्रेजेस, मतलब आप इसमें जानबूझकर कोई नया वर्ड नहीं लगा सकते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कभी ये सुना हो कि इट्स गुड, आपने बोला इट्स गुड, तो इट्स गुड के साथ साथ क्या हम कोई ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं? यस और नो। जैसे इट्स गुड की जगह इट्स नाइस, है ना? इट्स नाइस की जगह इट्स फैबुलस। कहने का मतलब ये कोई कोलोकेशन है या नहीं? टेल मी। इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। सो डू यू थिंक दीज थ्री phrases और sentences are collocations? No. तो collocation ये लोग नहीं है, लेकिन collocation ये हो सकता है क्या कि it's a matter of alternatives. Do you think this is a collocation? It's a matter of alternatives. Come on. Do you think this is a collocation? This matter of alternatives collocation है? नहीं है। Yes or नहीं? तो सुधार दो एक प्लीज, करेक्ट इट। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। सुना? इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब मैटर ऑफ चॉइस ज्यादातर इतना साथ में यूज करते हैं लोग कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉलोकेशन। आई बात समझ में? कॉलोकेशन, यस, इट्स अ वेरी सिंपल कॉलोकेशन। देखो इसका मीनिंग ही आपको यहां से समझ में आ जाएगा। जब कलेक्ट होती हैं चीजें एक साथ, लेकिन कलेक्ट वो नॉर्मली एक साथ ही होती है। तो चॉइस इंडिविजुअली कैसे काम आ सकता है, मैटर इंडिविजुअली कैसे काम आ सकता है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैन दे बी यूज टुगेदर इन मोस्ट ऑफ द स्टैटिक सेंस। ज्यादातर मैटर ऑफ चॉइस स्टैटिकली साथ में ही काम आता है, विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे चॉइस की जगह में इससे मिलता जुलता वर्ड लगा दूंगा ना, तो ये बात नहीं बनती। मीनिंग तो वही है, पर कहने का जो मकसद था हमारा वो पूरा हो जाएगा, सेंटेंस बुरा मान जाएगा। सेंटेंस को कॉलोकेशंस की आदत होती है, तो हमको उसी के साथ चलना है। ठीक है? तो यहां पर बात याद रखना कि व्हाट्स द मैटर और व्हाट्स द सब्सटेंस में जो कॉलोकेशन था वो कौन था? व्हाट्स द मैटर। ऐसे जैसे एक कॉलोकेशन इसे मिलता जुलता और बन सकता है, जैसे व्हाट is a very short form of what happened। सुना होगा आपने। अब what happened एक ऐसा कॉलोकेशन है जो ज्यादातर साथ में कमाता है, राइट? क्या हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार what occurred? अब दोनों का मीनिंग तो एक है ना, लेकिन what occurred is a wrong location and what happened is a right collocation। यही बात समझ में? After this collocation में को yes or no? I'm getting the answers in the chat box as well. Okay. uh Yes. So maximum students have got what I wanted to say. Collocations are fixed phrases, mostly the words, the group of words used together। यहां तक अगर सबको समझ में आया हो तो हम लोग आगे वाले collocations के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चेक करो नाउन प्लस नाउन के collocations कैसे बनते हैं। बेसिकली आपको सारे collocations में कुछ ना कुछ फ्रेज ही दिखेगा, पर जैसा कि मैंने बोला वो फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो आप, दे आर फिक्स्ड फ्रेजेस। ठीक है? फिक्स्ड फ्रेजेस। तो चेक करो नाउन प्लस नाउन के कॉलोकेशंस कैसे बनते हैं। जैसे सिंगल वर्ड मोस्टली साथ में काम आता है, तो बहुत इंडिविजुअली काम आता है, लेकिन एंट्री साथ आ रहा है तो ये दोनों कॉलोकेशन बन गए। अब आप कभी भी इसको इंडिविजुअल एंट्री ज्यादातर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि सिंगल एंट्री इज द कॉलोकेशन सर, जो ज्यादातर एक साथ देखा गया है। पीयर ग्रुप मोस्टली एक साथ यूज होता है। पीयर पीयर प्रेशर भी होता है। आपने नाम सुना है पीयर प्रेशर? सुनो, पीयर प्रेशर इज मोस्टली यूज्ड। अब इसको बोले ना फ्रेंड्स प्रेशर या फ्रेंड्स प्रेशर, तो वो इतना अच्छा कॉलोकेशन है या नहीं है? फ्रेंड्स प्रेशर में भी
फ्रेंड्स प्रेशर, वो पीयर प्रेशर इतना फेमस हो गया कि फ्रेंड्स प्रेशर को फेमस होने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोई विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा तो भले फ्रेंड्स का प्रेशर या फ्रेंड्स प्रेशर बोलता रहेगा, बट दिस इज नॉट अ कॉलोकेशन, द कॉलोकेशन इज पीयर प्रेशर। तो हमको ये याद रखना है ना। ये मीनिंगफुली ठीक है, पर जो एप्लीकेबली ठीक रहेगा, जो इंप्लीमेंटिंग तरीके से ठीक रहेगा, वो रहेगा पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स वाला प्रेशर। इसके अलावा स्ट्रीट नेम, अब स्ट्रीट इज ऑल्सो नाउन, नेम इज ऑल्सो नाउन, लेकिन स्ट्रीट नेम इटसेल्फ इज अ गुड कॉलोकेशन। अब आप यहाँ पे रोड नेम बोलते हो तो मजा नहीं आता जितना स्ट्रीट नेम, है ना। दिल्ली के अंदर बहुत सारी स्ट्रीट्स के अलग अलग नेम रखे गए हैं, तो दैट्स अ स्ट्रीट नेम, राइट। चलो, नाउन प्लस वर्ब के लोकेशंस हो सकते हैं, मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं आपको ज्यादातर देखे होंगे, जैसे डॉग्स तो बार्क, मतलब कुत्ते तो भौंकेंगे ही भौंकेंगे, व्हाट कैन वी डू, राइट। अब आप चाहें तो इसमें पपीज बार्क नहीं लिख सकते, ये कहावत है एक्चुअली, डॉग्स बार्क। पपीज बार्क कहकर आप वो चीज नहीं समझा पाएंगे जो आप डॉग्स बार्क कह के समझने वाले थे, बिकॉज पपीज ऑल्सो बार्क, बट वी डोंट यूज दिस एज मच एज डॉग्स बार्क। तो ये कॉलोकेशन नहीं है, कॉलोकेशन है डॉग्स बार्क। यहां तक क्लियर है? yes, so we are done with collocations for the second round. The third, अच्छा इसमें जैसे और भी हैं, देखो पिग्स ग्रंट। अब पिग्स की जगह बहुत बार किसी और एनिमल में जो गुर्राता है उसके लिए भी ग्रंट यूज होता है, पर पिग्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। वाटर के साथ मोस्टली आपने यही देखा होगा, वाटर फ्लोज, राइट। वाटर फ्लोज के अलावा पेपर फ्लटर्स, आपने बोला पेपर फ्लटर्स की जगह विंग्स फ्लैटर, ये भी सुना होगा आपने। जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं या जो फैदर्स होते हैं, फैदर्स, तो फैदर्स के साथ मोस्टली हम लोगों ने ये यूज किया साउंड के लिए, फ्लैटर। तो नाउन और वर्ब वाला चीज समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, आपने इसके अलावा बीज, बीज के जो विंग्स होते हैं, बी विंग्स, तो बी विंग्स के लिए हमेशा वर्ड यूज किया होगा बज, सुना है सबने, बज, बी विंग्स बज। तो ये भी एक कॉलोकेशन है जो हमेशा सेकंड वाले एग्जांपल को समझा रहा है ना। वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई नाउन प्लस नाउन वाला है या नाउन प्लस वर्ब वाला है, इट्स जस्ट अ वैरायटी दैट यू वांट टू नोटिस। एडजेक्टिव प्लस नाउन तो हमने हमेशा ही यूज करें, किसी ना किसी नाउन के साथ कोई ना कोई परफेक्ट एडजेक्टिव लगाया ही होगा। जैसे सेंसेशन, मतलब फीलिंग हो रही है, तो बर्निंग सेंसेशन मोस्टली साथ काम आता है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ना। क्रिटिकल मोस्टली किसके साथ काम आता है? एनालिसिस के साथ। वैसे क्रिटिकल की जगह अगर कोई दूसरा वर्ड लगाओगे तो बुरा मान जाएगा एनालिसिस, तो एनालिसिस मोस्टली क्रिटिकल के साथ इस तरीके से काम आता है, जैसे एडजेक्टिव ये खुद बन गया और नाउन कौन बन गया? एनालिसिस, राइट। आप लोगों ने विजन के लिए हमेशा ये सुना होगा ब्लर्ड विजन, ब्लाइंड विजन सुना होगा, ब्लाइंड विजन, है ना। तो ब्लाइंड विजन मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा वर्ड ऐसा लगाते हो जो उस कॉलोकेशन में फिट नहीं हो रहा, तो बहुत इन अनसूटेबल या अनमैचेबल लगेगा, है ना। दैट्स व्हाई। इसके अलावा आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है क्या? लेट मी नो, हैव यू लिसन टू दिस वर्ड बिफोर? थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास लग रही है, और थर्स्ट को हम लोग फुलफिल करते हैं या क्वेंच करते हैं? लेट मी, थर्स्ट को हम फुलफिल करते हैं या क्वेंच करते हैं? यहां से आपको वोकैबुलरी का एक कॉलोकेशन वाला मुद्दा समझ में आएगा कि थर्स्ट के साथ जो ज्यादातर फिट होता है, वो फिट कौन होता है? क्वेंच थर्स्ट। और क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना इंस्टेड ऑफ फुलफिल। तो मेरे कॉलोकेशंस का मीनिंग इतना सा क्लियर होगा कि जिसने इंग्लिश की आदत डाल रखी है उसको पता है कौन सा वर्ड किसके साथ फिट होता है। जैसे आपने सेटिस्फाइड के साथ हमेशा सुना होगा कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अब काफी लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड इज नॉट दैट मच करेक्ट कॉलोकेशन। अब सर आप बोलोगे सर इसमें बुराई क्या है? तो बुराई कुछ भी नहीं है, पर फुली सेटिस्फाइड से ज्यादा अच्छा कॉलोकेशन कौन सा है? कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ज्यादातर ये काम आता है, तो हम इसको ठीक ठाक माने तो इसको बहुत अच्छा मानेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल्ली सेटिस्फाइड की जगह अगर आप मान लो कभी ऐसा वर्ड यूज करते हो जैसे सेटिस्फैक्टरली सेटिस्फाइड, तो बहुत ही गलत वर्ड होगा और ये कॉलोकेशन कभी काम नहीं आएगा। तो कॉलोकेशंस की नॉलेज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा साथ में चलेगा और कौन सा साथ में नहीं चलेगा। सेटिस्फैक्टरली सेटिस्फाइड इज द सेम वर्ड यूज्ड ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, इस पर अब मैटिकुलसली स्टडीड की जगह जैसे आपने बोला होगा बहुत बार कि हार्ड वर्कली, ही इज मैटिकुलसली डूइंग द हार्ड वर्क फॉर स्टडीज। दो वर्ड में इसको बोलते हैं मैटिकुलसली स्टडीड, मतलब एक एक पॉइंट पे शार्प तरीके से पढ़ना, एग्जैक्ट तरीके से पढ़ना ना। तो मैटिकुलसली वर्ड इतना काम आता है कि स्टडीड के साथ बहुत चलता है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आता है कि मैटिकुलसली स्टडीड एवरी पिन पॉइंट ऑफ द डेड बॉडी। सीआईडी वाले करते हैं ना, वो हर एक चीज को बहुत शार्पली स्टडी करते हैं, तो दैट इज शार्पली,
मेटिकुलसली क्या बन जाएगा? शार्पली। और वर्ब और एडवर्ब के तो कहने क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा कि सिंग के साथ हमने ये वर्ड सुना होगा मेलोडियसली। इज देयर एनी अदर वर्ड दैट वी हैव यूज्ड विद सिंग? व्हाई नॉट? ब्यूटीफुली, ये सुना है कि नहीं? यस और नो? sang ब्यूटीफुली, sang मेलोडियस, ये दोनों ऐसे कॉलोकेशन से आपने बहुत सुने होंगे, राइट? मैंने पूरा पढ़ लिया तो आई हैव रेड इट थॉरोली। थॉरोली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। तो आई रेड इट कंप्लीटली या आई रेड इट थॉरोली, वैसे ये वाला ज्यादा काम आएगा, पर कंप्लीटली भी इतना बुरा नहीं है ना? आई रेड इट फुली। अब फुली रीड करना आपने बहुत रेयरली सुना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेस यूज्ड कोलोकेशन है। तो ज्यादा यूज ज्यादा कोलोकेशन है जो मोर ऑफन काम आता है, दैट इज व्हाट मैटर्स, है ना? मोर ऑफन कौन सा काम आता है, दैट्स इट। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भी कोलोकेशंस यूज किए होंगे, यस और नो? मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, लेट मी नो एनी वर्ड दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, अमन का कोई कोलोकेशन बना सकता है? कम ऑन। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कोई कोलोकेशन दिमाग में नहीं आ रहा? क्या हम लोग ये लगा सकते हैं? हाँ, कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। अभी मिसअंडरस्टूड पूछा ही नहीं है मैंने, मिसअंडरस्टैंडिंग पूछा है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। तो मैं आपको दो वर्ड्स देता हूं, आप बताना कोलोकेशन कौन सा होगा, राइट? वैसे आपको एग्जाम में चॉइस मिला, आई एम नॉट श्योर, स्टिल आई एम गिविंग यू अ चॉइस। कि यहां पर एक तो हो सकता है फॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, एक होता है अनफॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग। विच डू यू थिंक इज बेटर? ऑब्वियसली बिकॉज नेगेटिव वर्ड्स साउंड टुगेदर, है ना? अनफॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अ गुड कोलोकेशन रेदर देन फॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोलोकेशंस की नॉलेज होना समझ में आ गया होगा कि कोलोकेशंस किस टाइप की तरह से यूज होते हैं। मोस्टली द मैचिंग वर्ड्स व्हिच फिट टुगेदर आर कॉल्ड एज कोलोकेशंस। यहां तक क्लियर हुआ? ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग इज आल्सो तन्मय, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। So these are some business related collocations that you can many times use in your economic और banking fundamentals. For example, make a profit loss आपने बहुत बार सुना है, sales figure सुना। अब मैं इसको sales numbers जब बोलता हूं तो इतना मजा नहीं आता जितना sales figures। प्रॉफिट मार्जिन आपने सुना होगा, ब्लैंक चेक आपने सुना होगा। अब इसको कोई एम्प्टी चेक कह देगा तो आपको बुरा लगेगा, राइट? कि नहीं सर, उसका एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है ब्लैंक चेक। सो पीपल करेक्ट यू बाय सेइंग collocations because they have gone through such words more often, है ना? go bankrupt आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? अब he was turned bankrupt, अगर हम बोलते हैं turned bankrupt तो इतना सही का साउंड नहीं करता जितना go bankrupt। ये आपने बहुत बार सुना होगा। bankrupt का मीनिंग कौन बताएगा? bankrupt दिवालिया हो गया है बेसिकली, है ना? हाँ, बस कोई दिवाली मत बोलना। दिवाली पर मोस्टली जो बैंकर ऑफ द फैमिली होता है वो बैंकरप्ट हो ही जाता है, इसको ऐसे याद रख लो, क्योंकि उसका दिवालिया निकल जाता है ना शॉपिंग वॉपिंग में। तो ड्रॉ अटेंशन टू मोस्टली आपने साथ में सुना होगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस, ऐसा भी सुना होगा, राइट? तो ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स भी एक बहुत अच्छा कोलोकेशन है जो साथ में आता है, और टू तो आता ही है, कोई डाउट ही नहीं है ना? एनुअल टर्नओवर आपने सुना होगा। अब इसको एनुअल टर्नओवर की जगह से ईयरली टर्नओवर भी कभी यूज कर लेते हैं, but the better collocation is annual turnover. And cash flow, mostly you have listened this word in spite of liquidity। आपने लिक्विडिटी मतलब ओपन कैश कितना है मार्केट में ये सुना होगा। इसके लिए टू वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो कैश फ्लो खूब सुना होगा, राइट? चलो, बिजनेस कोलोकेशंस के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एग्जांपल्स में मुझे आप कोलोकेशंस फिल करके बताओ, तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस ऑफ मीटिंग वाला ले लेते हैं, एक यूनिट वाला ले लेते हैं, ओके, एंड एक मेरा वाला ले लेते हैं, डिसीजन। चलो फिल इट आउट। पहले मीटिंग वाला स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। मीटिंग के कोलोकेशंस बताओ कि मीटिंग के कौन कौन से कोलोकेशंस हो सकते हैं, कम ऑन। अर्जेंट मीटिंग, रियांशी, वंडरफुल। और कोई स्टूडेंट है जो बताएगा? जनरल मीटिंग, वेरी गुड धाकर। जनरल मीटिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोर्ड मीटिंग, वेरी गुड, दैट्स गुड कोलोकेशन, वेरी गुड रियांशी। इंपॉर्टेंट मीटिंग, रिदांशु, वेरी गुड। और कोई वर्ड है जो आपको मीटिंग के साथ कोलोकेट करने में मजा आ रहा है? पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वेरी गुड, वो पेरेंट मीटिंग भी होता है। और चेयर अ मीटिंग, ईशा, वेरी गुड। आई वुड लाइक टू चेयर दिस मीटिंग, राइट? यस, मीटिंग।
इमरजेंसी मीटिंग ओके, काम कर जाएगा, वैसे इतना जरूरत नहीं थी। अर्जेंट मीटिंग बहुत था, इमरजेंसी मीटिंग इतना अच्छा नहीं लगेगा। सडन मीटिंग, एनुअल मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग जिसको हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, नॉर्मली डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम बोलते हैं बोर्ड्स मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग, अर्ली मीटिंग, लेट मीटिंग, फाइन। तो मीटिंग के बहुत अच्छे से कोलोकेशन समझ में आए, वेरी गुड। नेक्स्ट इज एच। एच फॉर डिसीजन। डिसीजन पे स्टार्ट कर जाओ। क्विक डिसीजन, ग्रुप डिसीजन, important decision, bad decision, very good. Right decision, these are the words that I'm coming through all of you and I really appreciate that. Neeti, Riyanshi, very good. Appropriate decision, justifiable decision, these are the words that we can use. Bad decision, great decision, final decision, tough decision, right? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्डिक्ट का मीनिंग पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ वर्डिक्ट? स्पीक इट अप। क्या होता है वर्डिक्ट? It is a court order which is the trial order कि court is adjourned till tomorrow, ये वाला order या final order? Come on, the final order. तो when you say final decision, इसका one word मिल गया सबको? अगर final decision की बात की जाए तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? Verdict. ठीक है, fine. Crucial decision, that's a good one. अक्षत, very good. स्नेहा ने लिखा है decision. What is that decision? Not sure. चलो आगे देखते हैं। यूनिट वर्ड के लिए अगर मुझे कुछ चाहिए, यूनिट कौन कौन सा बना सकते हो? स्ट्रॉन्ग यूनिट, होल यूनिट। स्ट्रॉन्ग यूनिट फॉर अ ग्रुप, राइट? होल यूनिट, सिंगल यूनिट, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिविजुअल यूनिट, दैट्स गुड वन आदित्य। इंडिविजुअल यूनिट के अलावा, अच्छा इंडिविजुअल यूनिट के अलावा एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट, पर यूनिट आप लोग कैसे मिस कर सकते हो? श्रेया, वेरी गुड। पर यूनिट, हम लोगों ने बहुत बार कचौरी खाई है यार, तो उसमें प्रति नग लिखा हुआ होता है ना, वो नग कौन होता है? वो नाग नहीं होता। प्रति नग जो होता है वो पर यूनिट होता है, याद रहेगा इसको। फाइन। डिस्क्रीट यूनिट्स में अगर आप अलग अलग काउंटिंग करते हो या ये सारी चीजें आपको पता लग गई है। स्पेसिफाइड यूनिट्स, वेरी गुड। तो यहां पर हम लोगों को कॉलोकेशंस वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक लास्ट और देख लेते हैं, सन। सन का कॉलोकेशन कौन? कॉलोकेशन, ट्राई दिस, स्पीक इट अप। इस बार बोल जाओ आप सब। स्कॉर्चिंग सन, वेरी गुड। dazzling सन, ना ना ना, dazzling मत बनाओ, dazzling मत बनाओ प्लीज। यस, एनीबडी एल्स? ओके, और राइजिंग सन, सेटिंग सन। ये जिसने dazzling सन लिखा है ना, आई एम डेजल्ड बाय दैट। अरे dazzling लाइटनिंग सुनी होगी, जब बिजली कड़कती है तो dazzling होता है zigzag। सन कब से zigzag होने लग गया, राइट? तो ग्लोइंग सन, वेरी गुड। स्कॉर्चिंग सन, राइट? दीज आर द गुड वर्ड्स टू बी यूज्ड, नो इश्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलोकेशंस क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे, यस और नो? कॉलोकेशंस के बाद अब फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट आज की क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा हो जाए। प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, ऑल ऑफ यू। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब में दो चीजें करनी पड़ेगी आपको। फ्रेज तो इसमें वापस आ गया। व्हाट इज द फ्रेज, ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द फ्रेज? अभी मैंने बताया फ्रेज क्या होता है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो टेल मी, अगर फ्रेज मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ऐसे वर्ब्स जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह बिहेव करेंगे, बस उस वर्ब को हम नाम क्या दे देते हैं? फ्रेजल वर्ब। आया बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, गेट इज अ फ्रेजल वर्ब और वर्ब? कम ऑन, गेट फ्रेजल वर्ब और अ वर्ब? हेलो, यस प्रदीप। ट्राई करते रहो, हो सकता है उठा लें, क्या शायद सो रहा होगा। मैंने भी कोशिश करी थी, नहीं उठाया उसने ना। ट्राई करते रहो, अगर नहीं उठाता कोई बात नहीं, कल कल कर देंगे, कल दे देंगे। भले आज एक बार ट्राई कर लेना 8:40 तक, ठीक है? ओके ओके। यस ऑल ऑफ यू।
कंटिन्यूइंग हिट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मोस्टली यूज टुगेदर। मेरा क्वेश्चन आपसे था, गेट इज यस, इज गेट अ फ्रेजल वर्ब? यू कैन स्पीक इट अप, बोलो, इज गेट अ फ्रेजल वर्ब? नो। अगर गेट इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि फ्रेजल वर्ब्स वो होंगे जिसमें गेट के साथ में 2-3 वर्ड्स और जुड़े हुए होंगे एंड दे विल गिव यू सम पर्टिकुलर मीनिंग, है ना? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या गेट अप इज अ फ्रेजल वर्ब? ये तो समझ में आता है ना? गेट अप का मतलब सबको पता है, या तो आप बैठे हुए हो तो आप उठ जाओगे, बेसिकली यू स्टैंड अप, or you wake up. If you are sleeping, you wake up, right? So tell me one thing. अगर stand is a verb, तो उसके मीनिंग्स जब मैं लिखता हूँ wake up, तो that becomes phrasal verb. तो phrasal verb के मीनिंग में मैंने खुद ना एक phrasal verb डाल दिया। अब बात समझ में आ गई कि verb phrasal verb में क्या डिफरेंस है? Yes, verb is just one word verb, लेकिन phrasal verbs are multi word verbs. ये बात समझ में आई? phrasal verbs are multi word verbs. That's it. जिसको phrasal verbs आप कह रहे हो वो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा ना? तो इसको एक बात बताओ मुझे, एक वर्ड के कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं? आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, बिकॉज बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। जैसे आपने ये सुना, गेट ऑन, राइट? आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन द बाइक, तो वट विल आई से? गेट ऑन माई बाइक। गेट ऑन माई बाइक को बिठाने के लिए यूज कर रहा हूं, to sit on something. Yes, sit on is not a phrasal verb. What we use is get on most often. तो देखो, गेट अप का मीनिंग अलग था, गेट ऑन का मीनिंग अलग है, और गेट का मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग है। यस और नो? गेट का मतलब तो आपने सुना ही होगा, रिसीव। तो ना तो यहाँ पर रिसीव वाला मीनिंग काम आ रहा है, ना यहाँ पे ऊपर वाला मीनिंग काम आ रहा है। एक्चुअली गेट अप का कोई थर्ड मीनिंग काम आ रहा है, एंड दैट थर्ड मीनिंग विल बी रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जब मिक्स हो जाते हैं 2-3 वर्ड्स के, तो उनके इंडिविजुअल मीनिंग्स भूल जाओ और उसका कंबाइंड मीनिंग याद रखो। तो कंबाइंड मीनिंग है गेट ऑन का मतलब समथिंग लाइक सिट ऑन समथिंग। अब मान लो बाइक पे बिठाने के बाद मुझे आप पसंद नहीं आए, तो मैंने आपको बोला उतरो। आप लोग बाइक पे बैठना ही नहीं आता आपको, तो प्लीज डैश माई बाइक। मेरे बाइक से उतरने के लिए क्या बोलूंगा? कम ऑन, गेट ऑफ माई बाइक। वेरी गुड, है ना? अगर मैंने इस गेट ऑफ को यूज किया है तो समझ जाना कि ये मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया है, गेट ऑफ माई बाइक। तो बेसिकली गेट ऑफ को मतलब आप डाउन स्टेप हो जाओ, डाउन स्टेप, आप नीचे चले जाओ। अच्छा ध्यान, जानबूझ के लिख रहा हूं डाउन स्टेप, बिकॉज स्टेप डाउन इटसेल्फ इज अ फ्रेजल वर्ब। स्टेप डाउन इटसेल्फ इज अ फ्रेजल वर्ब एंड द मीनिंग इज रिजाइन। द मीनिंग इज रिजाइन। अब देखो कहां तो रह गया रिजाइन और कहां रह गया स्टेप, लेकिन जैसे बीच में डाउन लगकर ये टोटल मीनिंग के साथ काम आएगा, तो याद रखना स्टेप डाउन विल आल्सो मीन रिजाइन। तो हुआ ये, याद रखना आपको कि इफ somebody wants to resign, he wants to step down from his post, step down from his post. Now tell me, अगर वो बाइक की जगह कार होती तो क्या लिखता? अंदर बुलाने के लिए क्या लिखता? गेट ऑन द कार या गेट इन द कार? ऑब्वियसली गेट इन द कार। और अगर मुझे कार से बाहर भेजना होता तो get out of my car. And this is a wonderful phrasal verb that you must have listened through in your entire life. आपने अपनी पूरी लाइफ में गेट ऑन और गेट इन और गेट आउट वाले फ्रेजल वर्ब जरूर सुने होंगे, राइट? ये वो वाला फ्रेजल वर्ब है जो आप लोगों को क्लास से बाहर निकालने के लिए बहुत बार टीचर्स ने यूज किया है। यस और नो? एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, ये सौभाग्य आपको नहीं मिला कि सर गेट आउट का फीलिंग कैसा होता है, बिकॉज जिन लोगों को मिला हुआ है गेट आउट उनसे पूछना एक बार, इसका बहुत अलग ही आनंद होता है इस गेट आउट का। नहीं मिला हो तो मैं आपको क्लास से जलील करके बाहर निकालने में आपका पूरा साथ दूंगा। बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर मैंने कभी गेट आउट नहीं सुना है क्लास में। आई विल लेट यू नो ऑनलाइन क्लास से गेट आउट करने का कितना मजा आएगा आपको। फाइन, तो उसके लिए मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। गेट इन और गेट आउट तक तो समझ में आ गया। एक बात मुझे एक बताओ, गेट अलोंग का मीनिंग कौन बताएगा? अलोंग, हाँ? टू टू कंपनी और टू अकंपनी, व्हाट इज द राइट वर्ड? टू कंपनी और अकंपनी। अब ध्यान से सुना, टू गिव कंपनी इज 3 वर्ड्स का मीनिंग, और अगर 2 वर्ड्स में लिखूं तो टू अकंपनी समबडी। टू
accompany somebody मतलब उसको साथ देना, hang out together. Get along is mostly मेरे पास 2 टिकट्स है मूवी के, let's get along, तो चलो तुम भी आ जाओ. अगर मैं बोलता हूं hang out, तो इसमें जरूरी नहीं है साथ में हो जाए, इसमें बस हम लोग टाइम पास करेंगे साथ में, राइट. तो विल हैंग आउट टुगेदर मतलब विल स्पेंड टाइम टुगेदर, तो दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, गेट अलोंग और हैंग आउट, स्पेंड टाइम टुगेदर. ठीक है, मे बी ऑफ योर यूज समडे और समवे, आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सी चैटिंग में कहां काम आ जाए. तो प्लीज, फ्रेजल वर्ब्स आर द रियल मॉडर्न इंग्लिश. आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से फोकस कुछ ज्यादा ही है, बिकॉज देखो ये कितने स्मॉल वर्ड से बनता है, जैसे गेट, कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स, गेट इन, गेट आउट, गेट अलोंग, ये मैंने एग्जांपल देके समझाया. वैसे जैसे स्टेप के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, सेट के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, राइट, पुश के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, टेक के होते हैं. तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, आपकी खुद की बुक में एक बहुत अच्छी डिक्शनरी दे रखी है, उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप सबके सामने. उस डिक्शनरी को आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार, है ना. बहुत सारे मल्टीपल फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं आपकी बुक में, जैसे लुक के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं. तो प्लीज रिमेंबर देम, कि डायरेक्टली कैसे काम आते हैं जब आप इनको मीनिंग याद रख लेते हो. तो आई वुड लाइक टू लुक आफ्टर यू, इसका मतलब आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ यू. यस और नो, ये आपने सुन रखा होगा ना, आई वुड लाइक टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई लाइक टू टेक केयर ऑफ देम, राइट. लुकआउट आपने बहुत सुना होगा, लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है बहुत बार, मतलब उसको ढूंढो, इसको कहीं ना कहीं से नोटिस में ले लो, या उसको केयरफुली उसका पीछा करते रहो. लुकआउट नोटिस आपने बहुत बार सुना होगा, राइट. एक बात बताओ मुझे, लुक अवे आपने शायद कम सुना हो, पर काम बहुत आता है. टू टर्न योर आईज अवे फ्रॉम समवन और समथिंग दैट यू वर लुकिंग एट. ठीक है, सो लुक अवे इज बेसिकली आंखें चुराना, आंखें चुराना, राइट. तो ये सारी बातें तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी जब जब आंखें चुराओगे. लेकिन लुक आफ्टर, लुक आउट बहुत ज्यादा काम आता है. लुक फॉर समथिंग आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सर्च के लिए काम आता है, सर्च के लिए. तो ये लुकआउट नोटिस भी एक सर्च की तरह वारंट इशू होता है, भले उसमें केयरफुल वारंट हो, राइट. लेकिन जब लुक फॉर करते हैं तो सीधे से हम बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, इट मींस आई एम सर्चिंग समथिंग. आपने लुक के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़े होंगे, नो इश्यूज अबाउट इट. नहीं, एक्चुअली नेटवर्क नहीं अटक रहा है, मेरे गले में कुछ अटक रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था. नॉट अ नेटवर्क एरर, फिजिकल एरर, राइट. फिजिकल बैरियर, यू रिमेंबर, कम्युनिकेशंस में आएगा. ठीक है, ब्रिंग के कुछ फ्रेजल वर्ब्स इन्होंने दे रखे हैं जो बहुत अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं. प्लीज ब्रिंग इन न्यू टॉपिक, मतलब सर इंट्रोड्यूस द न्यू टॉपिक, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, आपने ये भी सुना होगा ब्रिंग इट ऑन. ब्रिंग इट ऑन मतलब चलो आने दो इसको, ब्रिंग इट ऑन मतलब इसको लीड टू, या इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नो इश्यूज अबाउट इट, राइट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पुट के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे पुट ऑन इज टू स्टार्ट वेयरिंग एंड पुट आउट इज टू एक्सटिंग्विश. तो जब फायर होती है तो फायर के लिए यूज किया जाता है बहुत सारा, पुट आउट द फायर, पुट आउट द फायर. पुट ऑफ और पुट ऑन एक दूसरे के ऑपोजिट्स भी ले सकते हो. मेक अ बैड इंप्रेशन, यस, और टू डिले समथिंग, इसको ऐसे याद रख लो, मेक अ बैड इंप्रेशन की जगह इसको अनवियर भी कह सकते हैं. तो पुट ऑन योर कैप एंड पुट ऑफ योर कैप, यस और नो, दोनों काम आ सकते हैं. पुट ऑन योर कैप, कैप पहन लो. पुट ऑफ योर कैप, कैप हटा लो, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो दोनों याद रख लेना. अब मुझे एक बात बताओ, क्या पुट ऑफ इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे मान लो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में ये जो है, सपोज ये आपको शेव करवाने जाना है. बॉयज प्लीज लिसन टू दिस, शेविंग वाली एक लिस्ट है. एक किसी को मैसेज करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मैसेज बना रखा है. किसी को कॉल करना है, प्रायोरिटी मैसेज बना रखा है. किसी के लिए रील बनाना है, प्रायोरिटी मैसेज बना रखा है, राइट. और आपको लगा यार कि मैसेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेविंग बाद में भी हो सकती है वरना फ्यूचर को कुछ रिस्क है. तो आपने क्या किया कि मैसेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और शेविंग को आपने क्या कर दिया, डिले कर दिया, नंबर 4 कर दिया. तो डोंट यू थिंक शिफ्टिंग दिस टू नंबर 4 इज, पहले आपने इसको जब यहां से यहां चढ़ाया था तो आपने इसको किया था पुट ऑन, मतलब आपने उसको पहना दिया था इंपॉर्टेंट नोटिस. पर जब आप इसको नीचे ले जाते हो तो इट बिकम्स पुट ऑफ. और क्योंकि नीचे जाने पे पुट ऑफ बन रहा है, तो डोंट यू थिंक पुट ऑफ कैन ऑल्सो बी अ सिनोनिम ऑफ डिले, एज इट इज जो यहां दिया हुआ है. यस, इसलिए ये कहते हैं, इसको पोस्टपोन भी कह सकते हैं, पोस्टपोन या डिले, याद हो जाएगा. अगर आप किसी भी चीज को डिले करते हो, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे ले गए, तो याद रख लेना वो पुट ऑफ की तरह भी काम आ सकता है. तो टेल मी वन थिंग, आई वुड लाइक टू पुट ऑफ माई क्लास आफ्टर 50 मिनट्स, या पुट ऑफ माई क्लास टिल 10 o'clock. तो ये 10 o'clock क्या कर दिया मैंने, उसको पोस्टपोन कर दिया या डिले कर दिया. पुट ऑफ का मीनिंग क्लियर है.
आई वॉन्ट टू पुट ऑन द क्लास अर्लियर देन द क्लास, इसका मतलब मैं उसको और आगे ले जा रहा हूं, शेड्यूल में और ऊपर लेके आ रहा हूं। ये दोनों क्लियर है सबको? पहनाना और अनवियर करना, ये दोनों तो बात समझ में आ गई होगी, पर शेड्यूल में ऊपर नीचे कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एग्जाम्पल के साथ। फाइन, यहां तक तो क्लियर है। पुट फॉर्थ आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज टू ब्रिंग एफ ऑन एन आइडिया, राइट? तो ये बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको बस इनकी रीडिंग करके इनके मीनिंग्स याद करने, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। यू रिमेंबर, लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर फॉर समथिंग, एंड टेक आफ्टर इज समथिंग डिफरेंट। टेक आफ्टर का मीनिंग कुछ अलग है। टेक आफ्टर का मतलब टू रिजेंबल नहीं, यूजुअली आप किसी को फॉलो करने लग जाते हो ना, किसी को डायरेक्टली फॉलो करने लग जाते हो, तो उसको टेक आफ्टर कहते हैं, ठीक है? चलो याद रख लेना, टेक ऑफ इज ऑल्सो टू टेक इट आउट, टेक इट ऑफ, राइट? तो ये पुट ऑफ जैसा भी है, टेक ऑफ थोड़ा सा कैसा है, पुट ऑफ जैसा, बस पुट ऑफ ज्यादातर डीले की तरह काम आता है, और ये ज्यादातर अनवियर की तरह भी काम आता है। टेक योर क्लोथ्स ऑफ, टेक योर मास्क ऑफ, मास्क ऑफ के लिए भी आपने सुना होगा, राइट? ठीक है, प्लीज ये सारे मिक्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स अपने दिमाग से एक बार निकाल लेना। इसके लिए मैं एक छोटा सा क्विज रखूंगा कल, तो ऑल ऑफ यू बी रेडी। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं कि भाई टू कट शॉर्ट का मतलब क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि सर टू कट शॉर्ट मतलब टू सम इट ऑल, बेसिकली रैप अप। तो रैप अप खुद एक फ्रेजल वर्ब है, रैप अप है ना, कट शॉर्ट टू रैप अप। चलो उसको खत्म करते हैं। समथिंग लाइक हैंग ऑन इज समथिंग लाइक टू वेट फॉर अ मिनट, और ये बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो यहां तक सबको क्लियर है? क्या हम लोग कल एक छोटा सा क्विज ले सकते हैं इस पे? यस और नो? यस, एक छोटा सा क्विज ले लेंगे कल। एक इसकी एक बार आप लोग रीडिंग अच्छे से करके आएंगे, राइट? आप सब अपनी बुक में फ्रेजल वर्ब्स की रीडिंग करके आएंगे, याद करके आएंगे, कल हम इसको क्लास में पूछेंगे। फाइन, एंड फॉर द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द क्लास लेट्स चेक इट आउट कि आप लोगों का ईडियमैटिक नॉलेज कितना अच्छा है। वैसे एक काम करते हैं, ईडियम्स हम लोग कल ही ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आज आप इसका आंसर दे दो, 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो all Maria's relatives are of the opinion that she takes dash her grandmother. What is the right answer? She takes O double F. Takes off का मीनिंग तो बहुत ही भयानक होता है। Do you know that? टेक ऑफ का मीनिंग बताया क्या होता है? देखो, टू टेक ऑफ समथिंग इज टू लीव इट ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाई, या टू बिकम पॉपुलर, या टू लीव अ प्लेस। मतलब आपको लीव करना है क्या ग्रैंडमदर को? नहीं करना है। टेक इन का मीनिंग इन्होंने दे ही नहीं रखा है, बिकॉज टेक इन का मीनिंग ज्यादा कुछ अच्छा सा होता भी नहीं है। तो अगर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडमदर। so Maria's relatives are of the opinion that she takes after her grandmother। अब इसका मीनिंग कौन बताएगा? इसका मतलब टू केयर करना है या रिजेंबल करना है? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ इट? केयर वाज लुक आफ्टर। यस, केयर वाज लुक आफ्टर, इट इज रॉन्ग, ये तो गलत हो गया। राइट आंसर इज रिजेंबल हर ग्रैंडमदर। टेक आफ्टर ग्रैंडमदर मतलब रिजेंबल हर ग्रैंडमदर, ठीक है? टेक्स आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गेट अंडर द बस या गेट ऑन द बस? कम ऑन, अंडर तो कोई नहीं जाने वाला, प्लीज नेवर गेट अंडर द बस, गेट ऑन द बस, बिकॉज बस इज काइंड ऑफ अ फ्लोर, उस फ्लोर पे आपको चढ़ना है। तो गेट ऑन द स्टेज इज सेम एज गेट ऑन द बस। गेट ओवर द बस, कहां चढ़ जाओ? ऊपर चढ़ जाओ, राइट? वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, गेट इन द बस आप लोगों को सुनने में सही लग रहा होगा, बट द रियल फ्रेजल वर्ब दैट वी यूज, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, इज टू गेट ऑन विथ इट, गेट ऑन विथ इट, राइट? चलो यहां तक सबको क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई एम अफ्रेड दैट वी हैव रन डैश ऑफ जस्टिस, विल यू ड्रिंक कॉफी? व्हाट इज द राइट आंसर? कम ऑन, अफ्रेड दैट वी हैव रन। हाँ, अगर आप रन अवे लिखते हो तो भाग जाएंगे, जबकि भागने की तो बात ही नहीं हो रही है, राइट? वेट अ मिनट। हाँ कमल, ओके, डन डन डन, दे दो उनको, फाइन। यस, हाँ कमल, ले लिए पैसे? ओके, डन डन डन, ठीक है।
ये अभी समझ में आ गया होगा कि रन आउट ऑफ जूस विल यू ड्रिंक कॉफी, क्योंकि जूस खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली अब आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी, दैट इज खत्म हो गया है। रन आउट मतलब फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, राइट। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा इनिंग्स के साथ भी हमेशा ये यूज करते हैं, हिज इनिंग्स रन आउट। तो रन आउट क्या मतलब इनिंग्स भी क्या हो गई, फिनिश हो गई जब वो रन आउट हो गया, राइट। अच्छा, बहुत बार लीज रन आउट हो जाती है। लीज मतलब कौन बताएगा, व्हाट इज लीज? एनीबॉडी? यस, लीज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। नो नो नो, दैट इज टू लेंड समथिंग। वो तो किसी पे लोन वगैरह देने के लिए गिरवी, मॉर्टगेज होता है वो, मॉर्टगेज। लीज क्या होता है? आवाज नहीं आ रही? किराए पे देना। तो क्या इसको इंग्लिश में रेंट नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट्स? कांट बी एबल टू से रेंट एनुअली जब क्रिएट होता है। मोस्टली मेरी नॉलेज में बहुत ही नॉर्मल वर्ड है ये, क्योंकि आपको रेंट बहुत अनऑफिशियली यूज होता है और लीज बहुत ऑफिशियली यूज होता है। तो बहुत बार साल, 2 साल, 10 साल की एक साथ हम लीज जमा करवाते हैं गवर्नमेंट को अपने घर की। डू यू नो, हमारा घर भी हमारा घर नहीं है, हमने उसके लिए लीज जमा करा रखी है यूआईटी के अंदर। दैट इज द लीज दैट वी गिव इट टू गवर्नमेंट कि भाई हम लोगों को यहाँ रहने दो। और परमानेंट होम का लीज बहुत कम होता है, रेंट का लीज ज्यादा होता है, इसलिए वो दिक्कत होती है, राइट। ठीक है, तो लीज खत्म हो गया मतलब अब आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो रन आउट हो गया मतलब फिनिश हो गया, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्लीज। टू। द म्यूजिक इज टू लाउड, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम? वेरी गुड। टर्न डाउन मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज करना है, ऑब्वियसली, राइट। टर्न अप का मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज करना। टर्न अप का मतलब इंक्रीज करना। टर्न बैक मतलब क्या होता है? टर्न बैक मतलब किसी को मना कर देना। टर्न बैक मतलब टू से नो, टू से नो टू स्लीप, दैट इज टर्न बैक। तो अलग अलग चीजें हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर प्लीज। We'll take this issue dash when we meet next week. Come on. इसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको या इजीली मिल रहा है? यस, विल टेक ऑन, टेक ओवर या टेक अप का आंसर दे रखा है यहां। विल टेक अप का मतलब तो होता है कि हम लोग कोई नया चीज शुरू करेंगे, कोई नया इशू हाथ में लेंगे, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। टू स्टार्ट न्यू, इसको कहते हैं टेक अप। एक चीज याद रखना, टेक ऑन इन्होंने लिखा हुआ है, टेक समवन ऑन, इसका मतलब होता है टू हायर समबडी। तो इफ आई टेक ऑन न्यू फैकल्टी फॉर इंग्लिश, दैट इज आई एम हायरिंग अ न्यू फैकल्टी फॉर इंग्लिश, दैट इज टेक ऑन। और टेक ओ डबल एफ भी लिखा हुआ था। एंड टेक ऑफ मतलब तो आपको पता ही है, पूरा वो ग्राउंड से जब उड़ जाता है ना हवा में, उसको भी टेक ऑफ कहते हैं, या फिर क्लोज टेक ऑफ के लिए भी काम आ सकता है, राइट। जल्दी से बताओ। The right answer is we will take this issue. We'll take this issue. We'll take this issue up when we meet next week. हम इस इशू को वापस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे। फाइन। तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स की एक बहुत अच्छा हमारा एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट। एंड यू ऑल आर रेडी फॉर इडियम्स फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम वोकैबुलरी वाले चैप्टर को फिनिश कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ। टिल देन कंप्लीट द असाइनमेंट्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे। आप लोग इसकी बैक ऑफ द शीट वाले असाइनमेंट्स या फिर बुक वाले भी कंप्लीट करेंगे एंड फ्रेजल वर्ब्स की पूरी टेबल पढ़ के आएंगे। यस और नो? है जिसके अंदर नो कहने की हिम्मत है?